धनानंद ने पूरा हवा महल जला दिया था। हम सबको जलकर राख होते हुए देखा था। हमारे छोड़े हुए प्रमाण भी देखे थे। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है आचार्य कि धनानंद ये सोचेगा कि चंद्रगुप्त जीवित है? एक मां का पूर्वाभास कभी कभी अप्रत्यक्ष को भी स्पष्ट रूप से देख लेता है, और कभी कभी ममता भरी ये आंखें प्रत्यक्ष को भी नहीं देख पाती। महारानी मूरा, ये बात आप भली भांति जानती हैं कि धनानंद किसी भी बात पर सरलता से विश्वास नहीं करता, विशेषकर तब जब उसके परम शत्रु की मृत्यु के वर्षों पश्चात उसकी लाडली बहन उसी शत्रु की बात करे। आपने इस कठिन यात्रा के प्रत्येक पड़ाव को आसानी से पार किया है महारानी। अब यह समय दुर्बलता का नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि चंद्रगुप्त से लंबी अवधि तक दूर रहने के पश्चात उसे पुनः खोने का विचार भी आपके लिए कितना दुखद और भयावह सिद्ध हो सकता है। परंतु महारानी मूरा, आपको दृढ़ रहना होगा। अपनी ममता से ना तो स्वयं दुर्बल बनिए, ना अपने पुत्र को दुर्बल बनाइए, अपितु इस ममता को एक शस्त्र बनाकर चंद्रगुप्त के हाथ में दीजिए, उसे और अधिक सशक्त बनाइए। क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु होने के नाते मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि चंद्रगुप्त की शक्ति का स्रोत उसकी मां है। माई, क्या हुआ? अम्बिराज धनानंद दूरधरा और चंद्र को कहीं ले जा रहा है। इस समय कहां ले जा रहे? पता नहीं माई। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अम्बिराज ही उन तीनों को कहीं लेकर गया है? जी आचार्य, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मेरे विचार से मैं जानता हूं कि वो उन सबको लेकर कहां गया है। मैंने पिछली सभी बातें और घटनाएं भुला दी हैं। चंद्रगुप्त का शव पुनः देखकर मैं उसे स्मरण नहीं करना चाहती। मेरे विचार से मुझे महल लौट जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहन, इतनी दूर आकर उस चंद्रगुप्त के शव को ना देखना एक सुंदर छवि को बिगाड़ने के समान होगा। और तुम तो स्वयं कलाकार हो, भली भांति जानती हो, अधूरी छवि और चित्र आंखों में कांच की भांति चुभती है ना? सम्राट, अब मध्य में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु सम्राट, मेरे विचार से आपको इस गर्त में नहीं जाना चाहिए। न जाने इस अंधेरे गर्त में क्या कुछ हो। आप जैसे महान सम्राट को ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आपको भीतर की जानकारी ही चाहिए ना सम्राट। आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस गर्त के भीतर जाकर आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ओहो अम्बिराज, आज पहली बार आपके आरे की आंखों में मुझे मगध के विरुद्ध घृणा और द्वेष के स्थान पर चिंता दिख रही है। अचानक ये परिवर्तन कैसे? कुछ विचित्र सा लग रहा है। यदि धनानंद ने गर्त में जाकर देख लिया तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि चंद्रगुप्त जीवित है, और यदि उसे ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त जीवित है तो उसका सर्वप्रथम संदेह जाएगा आर्य पर। हमें कुछ करना होगा आचार्य, हमें वहां जाना होगा। भय पराजय लाता है और संघर्ष विजय की ओर अग्रसर करता है। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं महारानी
कि ये संघर्ष केवल चंद्रगुप्त को करना होगा। अरे, मैं रात्रि के इस पहर इतनी दूर यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी आंखों को अति प्रिय लगने वाले दृश्य का आनंद कोई और ले ले। मैं स्वयं अपनी आंखों से उस दिलचट्टे चंद्रगुप्त और उस कुटिल चाणक्य के अवशेषों को देखूंगा। फिर उसे देखने के लिए भले ही मुझे इस गर्त की गहराइयों में ही क्यों ना उतरना पड़े, मैं अवश्य उतरूंगा। मुझे ये समस्या स्वयं ही सुलझानी होगी। आचार्य भी मुझसे यही अपेक्षा रखते होंगे। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि चंद्र इतनी बड़ी समस्या स्वयं सुलझा लेगा? वो वहां इतनी बड़ी मुसीबत में है और आप ये व्यर्थ की औषधि बना रहे हैं। इस औषधि को बनाने में मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा स्थूलभद्र। ये साधारण सी दिखने वाली औषधि आने वाले कल में सेल्यूकस और अंबिराज के मध्य एक असाधारण विष के बीज बोने वाली है। किंतु आचार्य जी, आने वाले कल की योजना का क्या अर्थ यदि हम आज की समस्या नहीं सुलझा पाए? धनानंद अभी इसी क्षण उस गर्त में जाने वाला है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर आपका और चंद्र का सत्य क्या है। आज के घटनाक्रम के परिणाम के भय या चिंता से मैं आने वाले कल की योजना को स्थगित नहीं कर सकता। किंतु चंद्र ही तो है हम सबका कल। इस संपूर्ण भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य वही तो है। यदि वो ही नहीं रहा तो किसी भी योजनाओं का क्या अर्थ रह जाएगा आचार्य? माय, आप ही समझाइए आचार्य को। मैं जानती हूँ कि चंद्र पर आपका विश्वास अटल है, किंतु धनानंद सत्य की जड़ तक पहुंचे बिना चैन की सांस नहीं लेगा। निसंदेह महारानी, सत्य जानने की यही जिज्ञासा धनानंद को विफलता और हमें सफलता की ओर ले जाएगी। सत्य जानने का प्रत्येक प्रयास धनानंद की पराजय और हमारी विजय का कारण बनेगा। निर्जीव गर्त में इतना विराट वट वृक्ष, ये अवश्य उस चाणक्य की बुद्धि होगी। अर्थात वो चाणक्य और चंद्रगुप्त इस गर्त से निकल गए होंगे। मुझे ये शीघ्र ही जानना होगा कि मेरा ये संदेह सही है या नहीं। वो चंद्रगुप्त जीवित है या नहीं? सुनो, हमें इस परिस्थिति से निकलने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा। अद्भुत अद्भुत राजकुमारी जी, कदाचित तुम्हें अपने ही द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को हल करने का ये अत्यंत प्रिय है। कहीं ये चित्रकारी छोड़कर तुमने ये नया शौक तो नहीं पाल लिया?
मैं तुम्हारी भले के लिए कोई बात कह रही हूँ। तुम हो कि... जिस दिन मुझे अपने भले के लिए या बुरे के लिए भी तुम पर निर्भर होना पड़े, तो मैं स्वयं ही किसी कुएं में कूद कर ना सदा सदा के लिए लुप्त हो जाऊंगा। तो ठीक है, फिर ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो और मेरे भाई का सत्य ढूंढने की प्रतीक्षा करो। देखो, वैसे तो मैं बड़ी ही सरलता से मान जाता कि तुम में से कोई चंद्रगुप्त और चाणक्य रहा होगा, किंतु ये हरा भरा वृक्ष है ना, ये मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। संदेह कि तुम में से कभी कोई भी चाणक्य और चंद्रगुप्त नहीं होगा। ना ना, तुम यहां इस निर्जीव गर्त में क्या कर रहे हो? बताओ। नहीं बताओगे? वैसे तुम इतने विशाल भी नहीं हो कि कोई तुम पर चढ़कर इस गर्त से बाहर निकल जाए ना, असंभव है ये, असंभव। तो जब मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त के विषय में सोचता हूं तो उन्होंने तो कई बार असंभव को संभव किया है। अब इसे मुझे स्वयं परखना होगा। समझी जी, आपको मेरा उपहार कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य के अक्षय देखकर प्रसन्नता हुई होगी। हाँ अम्बिराज, मैंने यहाँ जो कुछ भी देखा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा उपहार मुझे आज से पहले किसी ने नहीं दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई कुछ तो कर रहा है। ये अवश्य ही अम्बिराज से असत्य कह रहा है। मेरे विचार से तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा सबसे पहला संदेह तुम पर ही जाएगा। संधि जी, वो हमारे उपहार की खुशी में आइए, एक एक मदीना और हो जाए, आ जाइए। अम्बिराज, हाँ जी। जिस रस्सी से मैं नीचे आया वो रस्सी टूट गई है। अब मुझे बाहर आने के लिए आपकी सहायता चाहिए। समझ जी, अब चिंता मत करो, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिक को भेजता हूं। सैनिक, रस्सी बढ़ाओ।
हो सैनिक? हमारे चंद्र जी अंदर है। मुझे विश्वास है कि रस्सी टूटी नहीं है, इसे मेरे भाई ने तोड़ा है। वो अवश्य कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। तुम नीचे नहीं जा सकते, तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं, यदि मैं गर्त में नहीं गया और यहाँ से भाग गया तो तुम्हारे भाई धनानंद का संदेह विश्वास में बदल जाएगा और उसे ये पता चल जाएगा कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। इसीलिए मुझे इस गर्त में जाना ही होगा। चंद्र जी, राज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दो शत्रु वो चाणक्य और चंद्रगुप्त के अवशेष देखकर बहुत उत्साहित हुए होंगे। किंतु सम्राट, अब यहाँ से चलिए, वो तक्षशिला नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए सम्राट। मूर्ख, मूर्ख हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ये रस्सी स्वयं कट गई? इसे मैंने काटा अपनी कटार से। किंतु क्यों सम्राट? क्यों? क्योंकि मुझे संदेह है कि इस वट वृक्ष की सहायता से वो चंद्रगुप्त और चाणक्य इस गर्त से निकल लिए थे। और मेरे जीवन में संदेह का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सहायता करो ये जानने में कि आखिर इस निर्जीव गर्त में हुआ क्या था। जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य इस वट वृक्ष की सहायता से यहां से बाहर निकले, उनके बाहर जाने की इस यात्रा को अब तुम मुझे दिखाओगे और तुम मेरे साथ हो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। असंभव। क्या? सम्राट, इस गर्त से बाहर निकलना असंभव है। यदि तुम चंद्रगुप्त को जानते तो ऐसा नहीं कहते। जब तक यहां से बाहर निकलने की एक भी संभावना शेष है, मैं ये नहीं मान सकता कि यहां पे पड़े कंकालों में से कोई भी कंकाल उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का है। अब खेल आरंभ करो। चढ़ो। पेड़ पर चढ़ो।
यदि भगवान को आपकी बात सुननी होती तो वो 5 वर्ष पूर्व ही सुन लेते, जब चंद्र को उस गर्त में फेंका गया था। महारानी को प्रार्थना कर लेने दो स्थूलभद्र। एक मां की प्रार्थना में किसी योद्धा के बल से कहीं अधिक शक्ति होती है। रही बात उस गर्त की, तो इस विषम परिस्थिति में एक स्वर्णिम अवसर भी है उसके लिए। स्वर्णिम अवसर? हाँ, स्वर्णिम अवसर। मत भूलो कि वही गर्त 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त का घर भी रहा। बहुत कुछ सीखा है चंद्रगुप्त ने उस गर्त से। उसका क्रीड़ा क्षेत्र भी था और उसकी पाठशाला भी। उस गर्त से चंद्रगुप्त ने यह सीखा कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, व्यक्ति को आशा की अलख हर समय जलाए रखनी चाहिए। उस गर्त में ही चंद्रगुप्त ने मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उससे द्वंद्व किया और जीवित ही बाहर निकला था। आज धनानंद भले ही उस गर्त में प्रवेश कर रहा हो, परंतु चंद्रगुप्त उस गर्त से धनानंद से कहीं अधिक भली भांति परिचित है। धनानंद कितना ही बलशाली राजा क्यों ना हो, परंतु उस गर्त में चंद्रगुप्त को पराजित करना धनानंद के लिए असंभव है। कहाँ हो तुम चंद्र? इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? क्या कर रहे हैं भाई तुम्हारे साथ? उत्तम, अति उत्तम। चढ़ो ऊपर। यदि वो चंद्रगुप्त कर सकता है तो तुम भी अवश्य कर सकते हो। आर्य, चढ़ो। मुझे किसी भी प्रकार से धनानंद को यह विश्वास दिलाना होगा कि इस गर्त से बाहर निकलना असंभव है। सम्राट! अब शीघ्र उठो। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त इतने हठी हैं कि उन्होंने एक नहीं अनगिनत प्रयास किए होंगे। तुम्हें भी निरंतर प्रयास करने होंगे। तो सम्राट, मुझे अभी शीघ्र उठो और चढ़ो। शीघ्र करो। मेरी दृष्टि तुम पर है आर्य। पिछली बार वाली भूल मत दोहराना। अपने पांव वहां रखो और उस शिखा पर चढ़ो। हाँ, ऐसे ही। अब कूदो और उन बेलों की सहायता से ऊपर चढ़ो। क्षमा करें सम्राट, किंतु ये शाखा इतनी ऊंची नहीं है जिस पर से मैं कूदकर उन बेलों तक पहुंच पाऊं। यदि चंद्रगुप्त यहां से निकला होगा तो इसी शाखा से कूदा होगा। यदि वो कूद सकता है तो तुम भी कूद सकते हो। कूदो। व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ कर दिया तुमने।
मेरे विचार से अब आप विश्वस्त हो गए होंगे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त इसी गर्त में मर चुके हैं, है ना सम्राट? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है यदि बार बार प्रयास किया जाए तो इस वृक्ष की सहायता से यहां से बाहर निकला जा सकता है। क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आज नहीं, किंतु सत्य के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। आज नहीं तो कल सत्य मेरे समक्ष अवश्य आ जाएगा। क्षमा कर दीजिए आचार्य, अब मैं स्वयं जाऊंगी उस गर्त में। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हाँ, अब तक एक क्षत्राणी के साहस और माँ की ममता के बीच द्वंद्व चल रहा था। क्षत्राणी हार चुकी है और माँ की ममता जीत चुकी है। अब मुझे सशक्त क्षत्राणी का पात्र नहीं निभाना। मैं जाऊंगी उस गर्त में और अपने पुत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगी। माई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। महारानी, चंद, तुम ठीक हो? जी माँ। आज तो ये बच गया, किंतु ना जाने कब तक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसे मेरे भाई के साथ ये जीवन मृत्यु का खेल खेलना बहुत पसंद है। आज तो इसके भाग्य ने इसका साथ दे दिया, किंतु कल? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने राजकुमारी। कल मेरे भाग्य का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे लक्ष्य के लिए तुम्हारे साथ काम करना पड़ रहा है। चंद्रगुप्त, ये बताओ कि वहां धनानंद के साथ क्या हुआ? आचार्य, मैंने उसे ऐसा जताया कि उस गर्त से बाहर निकलना इतना सरल नहीं है, किंतु धनानंद का संदेह अभी भी शेष है। यदि ऐसा है तो इससे पहले कि उसका संदेह और अधिक गहरा हो, हमें अपनी अगली योजना पर कार्य करना होगा। अगली योजना? हाँ, हमें सेल्यूकस और अंबिराज के मध्य संदेह का बीज बोना होगा। आचार्य, आप इस दुर्धरा के सम्मुख आवश्यकता से अधिक भेद खोल रहे हैं। मेरे विचार से इस पर इतना विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। नहीं चंद्रगुप्त, राजकुमारी दुर्धरा हमारे साथ अब कोई विश्वासघात नहीं करेगी। अंततः ये एक राजकुमारी है, राजनीति शास्त्र भी पढ़ा होगा इन्होंने, इसलिए ये बात ये भली भांति जानती हैं कि यदि इस बार इन्होंने हमारे साथ कोई भी विश्वासघात किया तो तुम इनके प्राण लेने में एक क्षण का विलंब भी नहीं करोगे, तुरंत मार दोगे। तो बताइए आचार्य, आगे कैसे बढ़ना है? ये औषधि लो, इस योजना में यही हमारा अस्त्र हो। किंतु आचार्य, ये औषधि किस चीज के लिए? मदिरा का नशा उतारने के लिए। किंतु आचार्य, अंबिराज और सेल्यूकस के मध्य ये मतभेद कैसे उत्पन्न कर सकती है? अवश्य करेगी। ये औषधि ही धनानंद और अंबिराज की मित्रता के बारे में सेल्यूकस के मन में संदेह उत्पन्न करेगी। यही उनके मतभेद का कारण बनेगी। जल, इसकी अपनी ही विशेषताएं हैं। ठंड में ये बर्फ बनकर जम जाता है, गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है, और यदि इसे ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां ना अधिक गर्मी हो और ना ठंड, तो ये वर्षा बनकर बरस जाता है। परंतु हर परिस्थिति में ये अपना अस्तित्व संजोए रखता है, उसे खोता नहीं। जल के इसी स्वभाव को हमें राजनीति में सफल होने के लिए अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लेना चाहिए। यहां समझने वाली बात यह है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना शत्रुता
ना मित्रता। यदि कुछ स्थायी होता है तो वो है आपका लक्ष्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कभी किसी से संधि तो कभी किसी से संबंध विच्छेद करने पड़ते हैं। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपना अस्तित्व संजो कर रख सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। महाराज अम्बिराज कल रात्रि मदिरा पान करने के पश्चात उन्होंने नशा उतारने के लिए ये औषधि मंगवाई थी, तो आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। जब मैंने कल रात शराब नहीं पी तो नशा क्या खाक होगा। रुको, अगर तुम्हें लगा मैं कल रात को अम्बिराज के साथ शराब पी रहा था तो इसका मतलब वो किसी के साथ था। अगर मेरे अलावा यहाँ कोई मेरी बराबरी का है तो वो सिर्फ धनानंद।